जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक ऐसी सीरियस बात, एक ऐसी कहानी जिसको मैं आपके सामने बता रहा हूं। और बताने से पहले मैं बता देता हूं कि बहुत से अफसर या बहुत से जवान और काफी लोगों का बीच बीच में फोन आता है, यार रविंद्र फौजी आप गालियां बहुत देते हो। तो आज की जो स्टोरी है उसको सुनकर आप खुद बोलोगे कि ये गाली के लायक ही है। ये जो हरामखोर हैं, ये कुत्ते, इनको कुत्ता कहूं या हरामखोर कहूं या इतना नीच कहूं, फिर आप कहते हो कि इनको गाली देता है। मैं फिर कहता हूं कि जो अच्छे अधिकारी हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं, लेकिन जो ऐसे हरामखोर सीओ टूआईसी जिन्होंने जवानों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया, इन लोगों को तो गाली क्या, मैं कह रहा हूं कि साला मेरे को मिल जाए तो इनके पिछवाड़े में लात और मारूं। हालांकि इस स्टोरी के अंदर जिस बंदे ने हमें बताया, जो साहब ने हमें बताया, वो साहब कह रहे हैं कि सीओ साहब ठीक ठाक बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं, लेकिन वो पूरी गाइडेंस उनको जो टूआईसी है, लेफ्टिनेंट कर्नल, वो पूरी की पूरी उनको घुमा के रखता है और वो जो कहता है वही सीओ साहब करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि एक मेरे पास उस टूआईसी साहब की रिकॉर्डिंग भी है। आज मैं वो रिकॉर्डिंग इसमें आपको नहीं सुनाऊंगा। उस रिकॉर्डिंग में वो टूआईसी भी कह रहा है, और हालांकि जो वहां के बंदे हैं उन्होंने भी मुझे बताया कि सीओ साहब घर जाने वाला है, अच्छा पैसा वाला है, बोले उसको फौज की नौकरी की परवाह नहीं है, इसलिए वो अपनी मर्जी की करता है। तो मैं ऐसे सीओ साहब को भी कहना चाहता हूं कि आप अच्छे पैसे वाले हैं या आप घर जाने वाले हैं, लेकिन जब तक आप भारत सरकार का सीओ की पेमेंट ले रहे हैं, उस रेजिमेंट की कमांड ले कर रहे हैं, तब तक आपका फर्ज आपको इजाजत नहीं देता कि आप आपके अंडर किसी टूआईसी की सुन के और आप खुद कर्नल हो और जवानों को इस तरह के साथ तंग करो। सीओ साहब आपको शर्म आनी चाहिए। फिर आप बोलते हो बहुत पैसे वाले हैं, बोलते थे हम, मैंने तो सुना है और जहां तक मैंने देखा भी है कि जो खानदानी अफसर जो पैसे वाले हैं वो कभी भी इस तरह का नीचता का काम नहीं करते। आपने उसके कहने पे किया या उसके दिमाग पे चल के किया, लेकिन ये आपका बड़प्पन नहीं, ये आप नहीं बोल सकते कि मैं फौज को छोड़ रहा हूं, मेरे को परवाह नहीं है। आप जब तक उस कुर्सी पर बैठे हैं तब तक आपका फर्ज बनता है, एक सीओ रेजिमेंट का सुप्रीम पावर उसको दी गई है, तो वो इसलिए नहीं कि जवानों को मन मर्जी से सजा दे दो या मन मर्जी से तंग करने के लिए। आपको कमांड दी गई है कि जवानों का वेलफेयर भी देखें, जो सरकार के काम है वो भी करें और जो आपकी ड्यूटी बनती है वो भी करें। लेकिन आप यही क्या, ऐसे बहुत से सीओ हैं जो कुर्सी पर बैठने के बाद जब तक टूआईसी या नीचे लेवल तक रहते हैं, मेजर रहते हैं, तो बहुत मिलकर रहते हैं। बहुत सी बार देखा गया है कि जो नीचे अफसर पहले जो खराब होता है, लेकिन कमांड बोलते हैं ना, राजा की कुर्सी बताई गई है सीओ की कुर्सी, तो उस पर बैठकर ऑटोमेटिक बदलाव आ जाता है, सुधर जाते हैं बहुत से लोग। लेकिन बहुत से वही कहते हैं ना डायलॉग की, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। तो वास्तव में जो राजा भोज है और जो उस कुर्सी पर बैठकर उस कुर्सी का अगर सही से पालन करता है, राजा का शौक, ये जो पहले आरोप लगे हुए ना राजा महाराजाओं पर, जो असली राजा थे, चाहे वो भगवान राम समझो या कोई भी जिसने राज किया है, वो असली कुर्सी पर बैठते थे तो वो जनता का दुख दर्द अपने दुख दर्द से ज्यादा समझते थे, इसलिए राजा कहलाते थे। लेकिन आप दिखावे के वहां राजा बनकर जो साले बोलते हैं ना गंगू तेली को अगर वो कुर्सी मिल जाती है तो फिर वो राजा भोज की बराबरी नहीं करते। चलो फिर बोलोगे ज्यादा डायलॉग और वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको शॉर्ट में मैं बात समझा देता हूं कि जो टूआईसी और ये सीओ साहब हैं, ये टूआईसी साहब कहीं पार्टी में गए थे नाइट को, और ये बात चाइना बॉर्डर की, जहां आज इतनी परिस्थितियों में 11-11 महीने 12-12 महीने हो गए लोग छुट्टी नहीं गए हैं, जिन्होंने घर के दर्शन तक नहीं किए, फोन पर भी बात नहीं हो पाती है, इतनी कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे उन जवानों के साथ इन्होंने क्या किया है, सुन लो कहानी। लेकिन एक और है, यहां ये हुआ भी उनके साथ है जो खुद इनकी चमचागिरी करते हैं, सहायक, जो अपने साहब को भगवान मानते हैं और जवानों की चुगली कर कर उनका पेट भर देते हैं अफसरों का। और फिर वो अफसर उन सहायकों से, अगर छोटी सी गलती हुई थी एक सहायक से, और उसका किस तरह कितना बुरा हाल किया है मैं आपको बताता हूं। टूआईसी साहब किसी पार्टी में जा रहे थे और वो अपने बड्डी को, उनके 2 बड्डी थे, उनको ये कहकर गए थे कि भी हम आज रात मतलब लेट आएंगे, इसलिए खाना रखने की जरूरत नहीं है। फील्ड स्टेशन में आपको पता है कि सीओ टूआईसी जब भी बाहर जाते हैं
तो उनका खाना उनकी हट में पहुंचाया जाता है। तो उनके बड्डी को बोल दिया कि आज खाना नहीं लाना, हम लेट आएंगे, बाहर से खा कर आएंगे। इस वजह से जो बड्डी थे दो, उन्होंने साहब का खाना नहीं रखा कि भाई साहब ने बता गए हम। अब जब साहब लेट पहुंचे वहां और बाहर से खाना खाकर नहीं आए, बताकर गए थे लेकिन खाकर नहीं आए, तो शाम को जब वहां पहुंचे तो पहुंचते ही आते ही फटाफट लेट आए, उनको बड्डी को फटाफट बुलाया। हालांकि बेचारा बड्डी वहीं बैठा रहता है जब तक खाना खाए न खाए, क्योंकि साहब आएंगे, साहब के जूते भी खोलने हैं, क्योंकि साहब तो बहुत कद्दू में तीर के मार के आते हैं, उनके जूते भी खोलने हैं, उनको गर्म पानी भी करके देना है, उनको टॉयलेट तक पानी भी रखना है, उनके बिस्तर भी लगाना है, बहुत काम। बड्डी बेचारा बैठा रहता है। वहां आते ही उसने पूछा कि भाई हाँ फटाफट पहले ये बूट बाट रख, वो कर और खाना लेकर आ जा। तो उस जवान ने बोला कि साहब मैंने तो आपने मना किया था इसलिए खाना नहीं रखा। सिर्फ इतनी सी बात पर उसने पहले तो उनको जवानों को माँ बहन की गालियां दी है बुरी तरह। चलो फौज में बोलते हैं एक भाषा होती है, गालियां तो गालियों तक ही हैं। उसके बाद उसने बोला कि साहब अब तो मैस भी बंद हो गया, क्योंकि आप काफी लेट आए हो और वहां भी कुछ नहीं है। मैंने पहले मैस में भी, क्योंकि प्रॉपर ये मैस में बताया जाता है कि आज सीओ साहब तो ऐसी साहब खाना नहीं खाएंगे, तो बोले साहब मैस में भी नहीं है। उस गलती की वजह से रात 11 बजे उन दोनों जवानों के पैरों से बूट उतराकर नंगे पैर उनको बाहर बर्फ में खड़ा कर दिया। वहां भी बर्फ पड़ी हुई है, जहां बूट पहनकर भी खड़े रहना, जो जवान ड्यूटी देते हैं या जो हमने ड्यूटियां दी है, जिनको पता है कि बूट पहनकर भी जब 2 घंटे अगर बर्फ में आप खड़े होते हो तो कैसे बर्फ चढ़ती है। लेकिन इनको क्या पता, जो बहन जो पूरा तामझाम तंबू में रहते हैं या अच्छी बनी बनाई बढ़िया हट में रहते हैं, जहां हीटर गीजर सब कुछ लगे रहते हैं, बढ़िया से बढ़िया इक्विपमेंट मिलता है, इनको पता नहीं 11 बजे से 2 घंटे तक उन लोगों को बर्फ में खड़ा करके रखा। जब वो बिल्कुल अंदर से गिरने लायक हो गए या चिल्लाए कि भाई साहब हम तो बेहोश हो जाएंगे, जब वो बिल्कुल गिर गए, वहां से किसी दूसरे जवानों ने देखा तो उनको उठाकर लेके आए। उनकी हालत यह हो गई थी कि वो दोनों के दोनों जवान मरने लायक हो गए थे। और ये श्रीमान जी ऑर्डर देकर सो गए और बता दिया कि बोले अब 2 घंटे से पहले अंदर नहीं आओगे। वो जवानों की बुरी हालत हुई। बाद में किसी ने देखा तो उनको अंदर लाए, उनके पैर पार रगड़े, गर्म किए, सब कुछ किया, तब जाकर उन जवानों को होश आया। फिर उनको सुबह, वहां सीओ साहब नहीं थे, उनको सुबह सीओ साहब को बताया। कुछ एक जवान उसमें जो अच्छे, एक जेसीओ साहब भी थे, कुछ और थे, उन्होंने कहा कि टोआईसी साहब ने ये गलत किया है, फलाना टिकड़ा। ये बात मेरे पास उसी दिन पहुंच गई थी और मैंने बताया था कि मैं इसको आज ही मीडिया में देता हूं, क्योंकि ऐसे हरामखोरों को अगर आप पनिशमेंट नहीं दोगे तो फिर कल किसी के साथ करेंगे। हालांकि उन बंदों ने, जेसीओ साहब ने बोला कि साहब आज रुक जाओ, हम सीओ साहब को बताते हैं, नहीं तो ऊपर बताएंगे। मैंने कहा कि प्रॉपर पहले सीओ को बताओ या उसको ब्रिगेड कमांडर को या जेओसी को बताओ और इनके इलाज करो। उन लोगों ने सीओ साहब को बताया, हालांकि सीओ साहब को बताया और सीओ साहब ने उनको डांटा भी। उसके बाद उस टोआईसी ने माफी भी मांगी कि यार ठीक है माफ कर दो, ये है वो है, माफी भी मांग ली और बोला इस बात को यही दबा दो। उन जवानों ने मेरे को भी कह दिया, बोले सर ठीक है मामला सॉर्ट आउट हो गया। तो मैं भी चुप था, बोले ठीक है भाई मामला सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन मेरे को दिमाग में जरूर था कि ये माफी मांगने वाला जो ऐसा, जिसकी स्टोरी मेरे को, और भी स्टोरी है इसका रिकॉर्डिंग जो आ रखा है मैं बताऊंगा आपको, उस हरामखोर ने 5 दिन 10 दिन तो ऐसे कैसे निकाल दिए, 4-5 दिन पहले की बात है। और फिर अब सीओ को कह के जो बाकी जवानों ने, मतलब जो उन 2 जवानों के लिए बाकी जवानों ने, जिनके उनके पैर पूर मसले थे, ये मसले थे, और सुबह खाना तक मैस में नहीं बनाया था कि जब तक इसका इंसाफ नहीं होगा हम खाना नहीं खाएंगे, इसको टोआईसी को पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये 5-10 जवान थे जिन्होंने ये चीजें बातें कही थी। और उसके बाद जो इन्होंने माफी मांगी थी, मामला रफा दफा हो गया था। 10 दिन के बाद उन जवानों को सीओ साहब से कह के पनिशमेंट दिला दी। बोला इनमें लीडर कौन है उसको निकालो, ऐसा गुटबाजी किसने किया, फलाना किया, इम्यूनिटी की, फलाना किया, ऐसा करके उन लोगों को पनिशमेंट दिला दी। मैं मानता हूं कि सीओ साहब ने इस सारी कहानी टोआईसी के कहने पे की है। क्यों, साहब ने पहले बता दिया था कि सीओ साहब तो उसके कहने पे चलता है, जहां वो बोलेगा मुंह तो वहीं मुंहता है। तो मैं सीओ साहब से भी कहना चाहता हूं, क्या 2 जवानों के साथ जो गलत हुआ था सर, साहब वो सूचना आप तक पहुंचा दी, या जवानों ने सही कहा कि क्या ये अपने जवानों को मरते हुए देख सकते हैं इस तरह की पनिशमेंट के लिए, या वो मर जाते तो उसके बाद भी मैच बंद होता। तो उन्होंने सुबह खाना नहीं बनाया कि हमें इसका डिसीजन चाहिए, कल ना वो किसी के साथ और ऐसी घटना करेगा।
माफीनामा और उसकी रिकॉर्डिंग उन जवानों ने, जिस जवानों की मेरे पास यहां तक पहुंच रखी है, उस 2IC की रिकॉर्डिंग भी पहुंच रखी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अभी भी उनको ये कहना चाह रहा हूं, सीओ को और उनको, कि जिन जिन लोगों को पनिशमेंट दी है उसको सेट करो या ना करो, लेकिन तुम्हारी ये चीजें मैं रक्षा मंत्रालय तक भेजकर तुम्हारा इलाज जरूर कराऊंगा। और वो 2IC जो सोच रहा है सीओ के सपने ले रहा है, वो कभी सीओ नहीं बन सकता। हालांकि एक जेसीओ साहब ने उनकी पूरी की पूरी घटना की चिट्ठी एक मेरे पास भी भेजी है, वहां ब्रिगेड कमांडर और जेओसी को भी दी है। सबसे पहले ब्रिगेड कमांडर को दी, लेकिन वही है, बोलते हैं कि फौज में भाईबंदी चलती है, उसने कहीं ना कहीं से जैक लगा के पहले ही, वो बोलते हैं एंटीना वाला, वो मिल गया उनको कहीं ना कहीं कनेक्शन। जो 2IC, सीओ और ब्रिगेड कमांडर एक ही गुट के बंदे हैं, जो उन्होंने पहले ही बोल दिया यार तेरे बंदे की यहाँ चिट्ठी आ रखी, इसको यहीं दबा दे। फिर उन्होंने उस जेसीओ साहब को भी धमकाया है कि तूने जिसको चिट्ठी भेजी है, ये है वो है, फौज में घूम फिर के हमारे पास ही आएगी, इस तरह की धमकी भरी उनकी रिकॉर्डिंग वो मेरे पास भेज रखी है उसने, जेसीओ साहब ने, कि साहब उसने वहां की वहां बता दिया। और फिर उनमें 3-4 दिन के बाद में उसने दोबारा, मैंने बोला कि ठीक है आप साहब जेओसी को चिट्ठी लिखो या मेरे को बोलो, मैं मीडिया के माध्यम से, लेकिन साहब ने फिर भी वही बात है कि मीडिया में चले जाओ तो इनकी नानी मर जाती है, जवानों को फिर पनिशमेंट देते हैं। क्या जवान अपनी समस्या या इस तरह की बातों को मीडिया में रखना क्या गुनाह है? कि मैं देश से पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार से पूछना चाहता हूं। आपने बेस अफसरों ने कह दिया और आपने बैन कर दिया। इस तरह की कहानियों को या इस तरह के इससे भी और चीजें खतरनाक बंदों को मतलब सुसाइड करके टांग दिया गया, मार दिया गया, उन तक की बात को बाहर नहीं निकलने देते, इसलिए सोशल मीडिया बैन कर रखी है इन्होंने। अरे ठीक है, अगर कोई देश की सिक्योरिटी लीक कर रहा है या कुछ और कर रहा है तो आप सोशल मीडिया बैन करो, इस तरह की चीजें बाहर नहीं आएंगी तो वो फिर और अत्याचार करेंगे। उसके बाद उन्होंने ब्रिगेड कमांडर के बाद उन्होंने जेओसी को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, रक्षा मंत्री को और मेरे पास सब जगह चिट्ठी सर्कुलेट की है। तब 4 दिन बाद फिर वही बोलते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ चमचे हैं। उन्होंने उन बड्डियों के लिए, उन सहायकों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर कोई एक और किसी का, मेजर साहब का है या किसका सहायक है पहले रहा हुआ, उसको सूचना मिल गई, उसने जाके 2IC के कान में बातें बता दी कि साहब ऊपर तक चिट्ठी जा चुकी है। तो गद्दार तो फौज में खैर भरे हुए हैं हमारे बीच में भी, और उनको कहना चाहता हूं कि तुम्हारी ये दशा हो, कभी आप अगर नहीं सुधरना चाहते हो ना, तुम कितनी भी वो कर लो, ये अफसर जिस दिन तुम्हारे से इतनी सी गलती होगी ना, तुम्हारा खून निकाल लेंगे। तुम मेरी खुद की, मैं बहुत दिन इनके साथ देखा हुआ, इनकी कहानी ये सीधा बोलते हैं कि जो लोग अपने भाइयों के लिए, अपने जवानों के लिए जो चुगली करते हैं, उनको ये फिर बाद में ये खींचते भी हैं। चलो वो चीजें तो अलग है, या मैं यही कहना चाहता हूं, उसके बावजूद फिर उस 2IC ने उसको धमकी दी है कि तू कहीं भी चिट्ठी डाल दे, जहां जाना हो चले जा, सब हमारे पास ही आएगी, लेकिन तेरा हम इलाज कर देंगे, तू चिट्ठी वापस मिला ले, किसी भी तरफ चिट्ठी को वापस लाओ, ये करो फलाना, उसको और धमकियां दे रहा है, नहीं तो हम तेरा दूसरा इलाज कर देंगे, तुम्हारा 10 नंबर भर देंगे। मैं यहां सरकार से पूछना चाहता हूं, इन लोगों का कैसे इलाज होगा? प्रॉपर चैनल अगर कोई शिकायत करता है, फिर वहां ऊपर बैठे, चाहे वो ब्रिगेड कमांडर है, जेओसी है, वो किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं? जैसे मैंने एक दिन पहले भी बताया था, वो बोलते हैं कि हम तो आर्मी कमांडर हैं, हम तो कमांड कर रहे हैं। किस चीज की कर रहे हो भाई? ऊपर बैठकर क्या वीआईपी जो उनकी नेताओं की चमचागिरी करने के लिए रैंक बनाए गए हैं क्या? ये सीडीएस बना दिया, या और जितने भी हमारी कमांड में बैठे हुए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनकर जनरल बैठे हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? क्या इनके नेताओं की तरह आप किसी की पूंछ मरने गोई में रहे हो, या कोई और एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो आप? जब आपके पास इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, इस तरह के वो चल रहे हैं, आप उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके पास चिट्ठी आती है, उल्टा आप उठाकर वहीं फोन मार देते हो, यार तेरे बंदे का ये आया है, इसको देख ले, थोड़ा टाइट कर दे। अरे शर्म करो। भारतीय सेना के जवान आज वर्ल्ड में माने जाते हैं, और आज हमारी सेना नंबर 1 होती अगर ये हमारे देशद्रोही गद्दार अपनी जेब भरने के लिए या अपनी सिर्फ पावर दिखाने के लिए जवानों को इस तरह मिसयूज, चाहे वो सहायक सिस्टम में हो या इस तरह की तानाशाही में दबाकर हो या पैसे खाने के चक्कर में डरा कर रखो, ऐसे ऐसे सिस्टम बना रखे हैं जिसमें जवान मुंह नहीं खोल सकता। जवान को कभी पढ़ाया नहीं जाता कि उसके अधिकार क्या है। क्यों? क्योंकि इन्होंने देश को लूटना है। मैं चाहता हूं सरकार इस ओर ध्यान दे, और जो डेलीगेशन बार बार बुलाती है इन चीजों के लिए, जो आप ऊपर के ऊपर इनसे मिल लेते हो, ये एक दिन देश को लेकर डूबेंगे। ऐसी घटनाओं को, मैं उस रिकॉर्डिंग को अभी फिर मेरे को साहब ने रोक रखा है कि साहब कुछ दिन और रुक जाओ। वो बातें चल रही है कि बाकियों को जो सजा दे रहे हैं, कि प्रावधान बना रहे हैं, उनको कैंसिल करेंगे, कुछ भी करेंगे, तब तक मैं वो रोक कर बैठा हूं। नहीं तो मैं उस रिकॉर्डिंग को
बाकायदा इस चैनल पर रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF के नाम से जो चैनल है, इस पर भी डालूंगा, रक्षा मंत्री जी के पास भेजूंगा और पूरी दुनिया में वायरल करूंगा। फिर उसका बाय नेम जो ट्वाइसी है उसको लोग भी जूतियां मारेंगे और ऊपर से उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। अब आप लोगों के हाथ में है, आप इसको कितना शेयर करते हो, कितने लोगों तक भेजते हो। ये पाबंदियां तो आप पर भी लगाकर बैठे हैं कि रविंद्र फौजी से जुड़ो ना, रविंद्र फौजी के वीडियो शेयर ना करो। अरे ये आपका अधिकार है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की दी हुई है कि जो आप बातें हैं सच्चाई रख सकते हो। मैं मानता हूं कि आपको किसी तरह दबा रखा है, लेकिन भैया मैंने पहले भी बताया, तरीके बहुत, अगर कोई लड़ना चाहे, बोलते ना एक तो सामने की लड़ाई होती है, एक पीछे से भी लड़ाई लड़ जा सकती है। आपको इस चैनल पर रोक रहे हैं, आप किसी दूसरी ID बनाओ, अपने और दोस्तों को बोलो इस चैनल को इतना बड़ा कर दो, इन चीजों को इतना वायरल कर दो कि इनकी सड़ों के पैंटे गीले हो। डर रहे हैं इस चैनल के नाम से, रविंद्र फौजी के नाम से। मैं कह रहा हूं कि जब तक मैं हूं, मैं कह रहा हूं इतने रविंद्र फौजी बना दूंगा, इतने वो कर दूंगा कि साले या तो तुम सुधरोगे, नहीं तो अंग्रेजों की तरह देश छोड़ना पड़ेगा तुम लोगों को। अंग्रेज चले गए, लेकिन हमारे ऊपर ये नाजायज अंग्रेजों की औलाद थोप गए, अंग्रेजों के कानून थोप गए और एक काले कानूनों का फायदा उठाकर इस तरह के घटिया अफसर है जो जवानों को इस तरह के साथ टॉर्चर करते हैं। अंग्रेजों का भी नंबर काट देते हैं, कहीं कहीं ऐसी ऐसी टॉर्चर इन्होंने किया है जवानों को। सुधर जाओ, रिक्वेस्ट करता हूं, सुधर जाओ। मजबूर ना करो कि कुछ ऐसा हो कि अंग्रेजों की तरह आपको भागना पड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।